सुबह का वक्त है। 21 साल की लड़की प्रिशा दुल्हन के जोड़े में शादी करके घर के अंदर आई है। तभी अचानक उसके सामने 55 साल का एक बूढ़ा आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर प्रिशा बुरी तरह डर जाती है। आज से तुमको मेरा हर हुक्म मानना होगा, क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी शादी बूढ़े इंसान से। प्रिशा वहीं बैठकर तेज तेज चीखने लगती है। कुछ समय पहले मधुपुर गांव में प्रिशा अपनी बीमार विधवा माँ सुजाता और 2 छोटी बहनें मीनल और सानवी के साथ रहती थी। सुबह सूरज निकलते ही प्रिशा ईंट भट्टे पर काम करने जाती है और रात होने पर ही वापस आती है। हर रोज की तरह वो आज भी ईंट भट्टे से 20 रुपए लेकर अपने घर की तरफ आ रही होती है। आज पूरे 20 रुपए हो गए हैं। आज इससे माँ की अच्छी सी दवाई ले आऊंगी ताकि माँ की बीमारी में कुछ राहत मिल सके। प्रिशा जैसे ही वो रुपए लेकर घर पहुँचती है, तभी मीनल उसके सामने आ जाती है और वो सिक्का छीन लेती है। ये क्या कर रही हो मीनल? ये पैसे तो माँ की दवाई के लिए है। तुम ये पैसे मुझे दे दो। नहीं, मुझे तो इन पैसों से मेले घूमने जाना है। हाँ, हम लोग मेला घूमने जाएंगे। हमने कभी मेला नहीं देखा। देखो, ऐसा मत करो। अगर माँ को दवाई नहीं मिली तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। तभी अचानक से घर के अंदर से सुजाता की आवाज आती है। क्या हुआ प्रिशा बेटी, आज तुम काम पर नहीं गई क्या? अगर मैंने माँ को अपनी बहनों की सच्चाई बता दी तो वो और बीमार पड़ जाएंगी। मुझे झूठ बोलना होगा। नहीं माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह जरूर जाऊंगी। ठीक है बेटी, मैं भी ना तुम पर बोझ बन गई हूँ। सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हें अकेले ही संभालनी पड़ती है। तुम क्यों परेशान हो रही हो माँ? अरे मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ और तुम्हारी जिम्मेदारी मैं क्यों नहीं उठाऊंगी? वहीं दूर खड़ी सानवी और मीनल ये दृश्य देख रही होती है। देखो कैसे माँ से बात कर रही है। चलो इसे छोड़ो, इन पैसों से हमें मेला देखने जाना है, इस बारे में मत सोचो। दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं और प्रिशा परेशान होकर सो जाती है। रात बीत जाती है और अगली सुबह होती है। चलो चलती हूँ, आज तो बहुत सारे काम है और मुझे ईंट भट्टे में काम करने भी जाना है। प्रिशा इतना कहकर वहाँ से निकल पड़ती है। धूप इतनी तेज होती है कि जिस वजह से उसका पैर जलने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरे पैर इतने क्यों जल रहे हैं? लेकिन मैं हार नहीं मान सकती, मुझे काम करना ही होगा। प्रिशा वहाँ से ईंट भट्टे पर चली जाती है और कड़ी मेहनत करने लगती है। उसका टप टप पसीना छूट रहा होता है, लेकिन फिर भी वो काम करती रहती है। शाम होते ही सेठ के पास जाती है। सेठ जी, मैंने आज बहुत कड़ी मेहनत की है, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। हाँ क्यों नहीं, रुको। सेठ 20 रुपए निकालकर प्रिशा के हाथ में रख देता है। ये क्या सेठ जी, आप इसी काम के शकुंतला चाची को तो पूरे 120 रुपए देते हो और मुझे सिर्फ 20 रुपए। ऐसा क्यों? आप मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों करते हो? देखो, तुम्हें अगर काम करना है तो करो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं किसको क्या देता हूँ और क्या नहीं देता हूँ, ये मेरी मर्जी है। पर क्यों? मैं भी तो उतना ही काम करती हूँ ना जितना कि वो करती है। ठीक है, तो कल से तुम काम पर मत आना, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी, ऐसा मत करिए, मुझे काम से मत निकालिए, मैं 20 रुपए में ही काम कर दूंगी। प्रिशा वो पैसे लेकर वहाँ से निकल पड़ती है और घर की तरफ जा ही रही होती है कि तभी गणेश उसके सामने आ जाता है। देखो प्रिशा बेटी, मैं अक्सर देखता हूँ कि तुम दिन रात इतनी मेहनत करती हो, पर यह भट्ठा मालिक तुम्हें ढंग से पैसे भी नहीं देता। तुम ये काम छोड़ दो और कोई दूसरा काम कर लो जहाँ तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। नहीं काका, ये आप क्या कह रहे हो? मैं कई जगह काम ढूंढने गई थी पर मुझे कहीं काम नहीं मिला। कितनी मुश्किलों के बाद तो मुझे यहाँ पर काम मिला है, मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। गणेश परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं
और धीरे धीरे सुजाता की तबीयत भी ठीक होने लगती है। एक दिन सुजाता बिछावन पर बैठी होती है कि तभी मीनल और सानवी प्रिशा के पास आती हैं। दीदी, मुझे आज भी पैसे चाहिए, मैं अपनी सहेली के साथ घूमने जाऊंगी। हाँ जल्दी तो प्रिशा दीदी, आप आज भी तो काम से पैसे लेकर जरूर आई होगी ना। देखो, इतने दिनों से मैं माँ का इलाज करवा रही हूँ तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं, आज तो तुम लोग परेशान मत करो। तभी घर के अंदर से सुजाता उनके पास आती है। बस बहुत हो गया, मैं इतने दिनों से तुम दोनों की हर मनमानी सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मन में जो आए वही करती रहो। प्रिशा दिन रात मेहनत करके घर चलाती है, लेकिन तुम लोगों को हमेशा अपने आप से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए तुम आज से प्रिशा से पैसे नहीं मांगोगी। पर क्यों माँ? ये घर की बड़ी है और हम लोगों की जिम्मेदारी उठाना दीदी का फर्ज है, तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। हाँ माँ, मुझे तो पैसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर तुम लोगों को पैसे ही चाहिए तो तुम दोनों खुद जाओ और काम करो। जब काम करोगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि पैसे कितनी मेहनत से आते हैं। नहीं, मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, मैं क्यों काम करूं भला? हाँ माँ, मुझे भी इतनी धूप में काम नहीं करना, प्रिशा दीदी ही काम करेगी, हम दोनों तो नहीं करने वाले। हाँ। दोनों बहनें अपनी बात कहकर वहाँ से चली जाती हैं। माँ, अगर आपने इन दोनों से ज्यादा जिद की तो पता नहीं ये क्या करेंगी। ये दोनों इतनी जिद्दी हैं कि अगर मैंने कुछ भी कहा तो पता नहीं कोई गलत कदम ना उठा लें, इसलिए मैं चाहकर भी इनसे कुछ नहीं कह पाती। मुझे माफ कर दो बेटी, तुम्हें अकेले ही घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। कोई बात नहीं माँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिशा इतना कहकर वहाँ से काम पर चली जाती है। तभी सुजाता परेशान होकर घर के बाहर बैठी होती है कि तभी वहाँ गांव का ही रहने वाला मदन आ जाता है। देखो सुजाता बहन जी, मैं जानता हूँ कि प्रिशा बिटिया पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है और मेरी नज़र में एक अच्छा लड़का भी है। अगर आप कहें तो प्रिशा बिटिया का वहाँ रिश्ता चलाऊं। हाँ मदन भाई, आप ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि इस घर की स्थिति तो ठीक होने वाली है नहीं। उसकी उम्र भी 24 साल की हो गई है, कब तक वो इस तरह मेहनत करती रहेगी। ठीक है, ये सुनकर सुजाता खुशी से झूम उठती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और शादी की धूमधाम से तैयारियां होने लगती हैं। प्रिशा की शादी सेठ गजोदर से तय हो जाती है। शादी के दिन प्रिशा का चेहरा घूंघट से पूरी तरह ढका होने की वजह से कोई देख नहीं पाता। तभी सुजाता घूंघट हटाने के लिए आगे बढ़ती है। पता नहीं कैसा नियम है, मेरे दामाद का चेहरा इस तरह से ढका हुआ है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। तभी वहाँ मदन आ जाता है। नहीं नहीं सुजाता बहन जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप अभी ये चेहरा नहीं हटा सकती। पर क्यों मदन भाई, मैं अपने दामाद का चेहरा देखना चाहती हूँ। ये इस हवेली का नियम है। शादी के बाद पति पत्नी सबसे पहले अपने पूर्वजों के सामने ही अपना चेहरा दिखाते हैं, इसलिए आप अभी जाने दीजिए। आप अभी दामाद का चेहरा नहीं देख सकती। माँ, मैं अब विदा हो रही हूँ, पर आप अपना और मेरी दोनों बहनों का अच्छे से ध्यान रखना। हवेली पहुँचते ही जैसे ही प्रिशा के कमरे का दरवाजा खुलता है, वो अपने सामने 55 साल के एक बूढ़े व्यक्ति सेठ गजोदर को देखकर हैरान परेशान हो जाती है। ये क्या? आप कौन है? मैं तुम्हारा पति हूँ, अब तुम्हें पूरा जीवन मेरे साथ ही बिताना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने मेरे और मेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। ऐसा अब नहीं होगा प्रिशा, तुम मेरी पत्नी हो, अब तुम्हें पूरा जीवन इसी हवेली में मेरे साथ ही रहना होगा। अरे ओ कमला भाई, ले जाओ मेरी पत्नी को और इसे अच्छे से तैयार करके इस घर के तौर तरीके सिखाओ। तभी घर के अंदर से एक बुजुर्ग नौकरानी कमला बाई आती है और प्रिशा का हाथ पकड़कर उसे हवेली के एक कमरे में ले जाती है। बैठो यहीं पर। नहीं, मैं इसकी पत्नी नहीं हो सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। बेटी, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती हो, तुम इस व्यक्ति को जानती नहीं हो। अरे ये बहुत ही जल्लाद किस्म का आदमी है,
इसने अपनी पहले की 2 पत्नियों को खत्म कर दिया है और अब ये तुम्हें भी खत्म कर देगा। इसलिए तुम मौका पाकर यहाँ से भाग जाना। पर मैं भागूंगी कैसे? मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ और ये हवेली इतनी बड़ी है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भागने का इंतजाम कर दूंगी। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। जैसे ही आधी रात होती है, कमलाबाई चुपके से प्रिशा को लेकर हवेली के पीछे के दरवाजे पर आ जाती है। देखो, अभी तुम्हारी शादी को 1 दिन भी नहीं हुआ है। चली जाओ यहाँ से। तुम किसी और से शादी करके अपना खुशी खुशी जीवन जीना, पर यहाँ फिर कभी मत आना। प्रिशा हवेली के पीछे के रास्ते से भागते हुए सुबह अपने घर आ जाती है। ये क्या बेटी, तुम यहाँ? आज तो तुम्हें अपने ससुराल में होना चाहिए था ना, पर तुम यहाँ कैसे? धोखा हुआ है मेरे साथ माँ। जिससे मेरी शादी हुई है वो कोई अच्छा इंसान नहीं, बल्कि एक बूढ़ा व्यक्ति है। उसने अपनी पहले की 2 पत्नियों को खत्म कर दिया है। उसने हमें धोखा दिया है माँ। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? उसने मेरी बेटी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। उस मदन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई। तुम्हारी माँ अभी जीवित है। तुम्हें उस नर्क में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुजाता अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर आ जाती है। अरे वो बूढ़ा ही तो था, तो क्या हुआ? अरे सुजाता बहन, तुम्हारी 3 बेटियां हैं और तुम 1 भी रुपया किसी को दहेज देने वाली नहीं थी, तो मैंने इतने बड़े घर में तुम्हारी बेटी का रिश्ता करवा दिया। इसमें गलत क्या किया मैंने? मुझे ऐसे इंसान के साथ अपना जीवन नहीं बिताना जो इंसान कहलाने के लायक भी ना हो। आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है। अगर फिर कभी आपने मेरी बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना मदन भाई, तो मैं महाराज के पास जाकर आपकी शिकायत कर दूंगी और फिर आप इस गांव में रहने लायक भी नहीं रहोगे। चलो बेटी यहाँ से, सब खुदगर्ज इंसान हैं। सुजाता अपनी बेटी प्रिशा को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो सेठ मुझे इस शादी के लिए बहुत सारा पैसा देने वाला था, पर अब ये तो सेठ को छोड़कर वापस आ गई है। सेठ मुझे 1 भी रुपया नहीं देगा और ऊपर से ये मुझे बदनाम भी कर देगी। इससे पहले कि यह कुछ करे, मैं ही इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता हूँ। मदन तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है और गांव के चौपाल पर पहुंचकर चिल्लाने लगता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले सुनो। अरे वो जो सुजाता की बेटी प्रिशा है ना, वो 1 दिन में अपनी ससुराल से भाग आई है। उसने हमारे पूरे गांव की नाक कटवा दी है। अरे छी 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 छी, उसने तो सचमुच गांव की इज्जत ही खराब कर दी। अरे उस जैसी गरीब लड़की को अब कोई अपनी पत्नी नहीं बनाएगा। एक ने बनाया भी तो वो उसे छोड़कर भाग आई। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और प्रिशा का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। एक दिन प्रिशा घर में उदास बैठी होती है। अरे दीदी, कब तक यहाँ ऐसे बैठी रहोगी? हमारे लिए कुछ पैसे कमा कर लाओ, क्योंकि अब घर का सारा राशन और खाना खत्म हो गया है। ऊपर से तुम यहाँ बोझ बनी बैठी हो। ये ठीक ही कह रही है, मुझे फिर से ईंट भट्टे पर काम करने के लिए जाना चाहिए। प्रिशा उदास होकर वहाँ से निकल पड़ती है और ईंट भट्टे पर आ जाती है। ए क्या, तुम फिर यहाँ आ गई? मैंने तो सुना था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। हाँ सेठ जी, लेकिन वो बहुत बुरा इंसान था, इसलिए मैं वहाँ नहीं रही। मुझे फिर से काम दे दीजिए। ठीक है, आ जाओ। वैसे भी भट्टे पर अभी काम करने वालों की जरूरत ही है। प्रिशा भट्टे पर फिर से कड़ी मेहनत करके काम करने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है। तभी वहाँ पर काम कर रहा वासु प्रिशा को देखता है और उसके पास आता है। मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम बहुत मेहनत करती हो। इतना काम तो कोई पुरुष भी नहीं करता जितना तुम इस कड़कती गर्मी में ईंट भट्टे पर करती हो। अगर मैं ये काम नहीं करूंगी वासु, तो अपनी घर की जिम्मेदारियां कैसे उठाऊंगी? तुम बहुत ही साफ और अच्छे दिल की लड़की लग रही हो प्रिशा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मेरी एक बार शादी हो चुकी है और एक बूढ़े इंसान ने मुझसे धोखे से शादी की थी।
इसलिए अब मैं फिर से शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। देखो प्रिशा, मेरे पास ठीक ठाक धन दौलत है। मैं यहाँ भट्टे पर काम भी करता हूँ और अपनी मेहनत से बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे किए हैं। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रिशा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। मुझे इसके परिवार से बात करनी होगी। वासु प्रिशा का पीछा करते करते सीधे उसके घर तक पहुँच जाता है। अरे भाई, तुम कौन हो और मेरी बेटी का पीछा करते हुए यहाँ तक क्यों आए? माँ जी, मैं आपकी बेटी प्रिशा से बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। इसकी मेहनत और सच्चाई देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसे हमेशा सुखी रखूंगा। पर मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ भाई, मेरी बेटी एक दिन की शादीशुदा है। क्या तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है? नहीं माँ जी, उसे एक बूढ़े व्यक्ति ने धोखे से ब्याहा था। इसमें उस बूढ़े की गलती है ना कि आपकी बेटी की। ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा है और ये बात को भी अच्छे से समझ रहा है, तो मैं अपनी बेटी प्रिशा की शादी इससे कर देती हूँ। वैसे भी अगर बड़ी बेटी ऐसे ही घर पर बैठी रहेगी तो इन दोनों छोटी बहनों से कौन शादी करेगा फिर? ठीक है वासु भाई, मुझे ये रिश्ता पूरी तरह से मंजूर है। पर माँ, अगर फिर से वही हुआ जो पिछली बार हुआ था तो मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो बेटी, एक बार कुछ गलत होने से बार बार गलत नहीं होता। तुम बस इसके साथ खुश रहना, मैं यही आशीर्वाद देती हूँ। बेटा वासु, कुछ ही दिनों में मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। जी माँ जी, क्यों नहीं। मैं उस पल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करूंगा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और कुछ ही दिनों में वासु और प्रिशा की शादी हो जाती है। शादी के दिन वासु बहुत सारे गहने लाकर प्रिशा को देता है, जिन्हें देखकर प्रिशा बहुत खुश हो जाती है। लगता है ये लड़का बहुत पैसे वाला है, तभी तो मेरी बेटी को इतने सारे जेवर लाके दिए हैं। अब मेरी बेटी हमेशा बहुत खुश रहेगी। वहीं दूर खड़ी दोनों बहनें ये बातें सुन लेती हैं और प्रिशा के पास आती हैं। अरे वाह दीदी, इतने सारे जेवर! लगता है जीजा जी बहुत धनी है। चलो कोई बात नहीं, अब हम भी इनसे थोड़े जेवर लेकर अपनी जिंदगी ऐश से जिएंगे। दोनों बहनें मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं। इसके बाद प्रिशा वासु के साथ विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, वासु मुस्कुराता है। अब ये घर तुम्हारा है प्रिशा, और तुम ही इस घर की मालकिन हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। आखिर मेरी उजड़ी हुई जिंदगी फिर से संवर रही है। हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम इतनी मेहनती और अच्छी हो तो तुम्हारी जिंदगी क्यों नहीं संवरेगी। फिर ऐसे ही कुछ समय खुशी खुशी बीत जाता है। एक दिन प्रिशा घर के आंगन में बैठी होती है कि तभी इतने में वासु एक अनजान औरत और 2 बच्चों को लेकर घर के अंदर आता है। ये क्या वासु, ये औरत और ये बच्चे किसके हैं? गोमती, तुम दोनों बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाओ। पहले मेरी बात का जवाब दो वासु, ये सब कौन है? ये गोमती मेरी पहली पत्नी है और ये दोनों मेरे सगे बच्चे हैं। अब से तुम इस घर में रहकर इन सब की देखभाल करोगी और घर के सारे काम काज करके मेरे पूरे परिवार की सिर्फ सेवा करोगी। ये तुम क्या कह रहे हो वासु? तुमने तो मुझसे सच्चा प्रेम किया था ना? तुमने मुझसे शादी बस इसलिए की थी? हाँ, देखो मेरी पत्नी गोमती हमेशा बीमार रहती है। मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं घर के काम के लिए किसी सेविका को रख सकूं। मैंने ईंट भट्टे पर देखा कि तुम बहुत जुझारू और मेहनती हो और तुम्हारे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। इसलिए मैंने तुमसे प्रेम करने का झूठा नाटक किया ताकि एक मुफ्त की सेविका अपने घर ला सकूं, जिसे ना ही कोई वेतन देने की आवश्यकता हो और ना कोई छुट्टी। वासु की पहली पत्नी गोमती रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए बच्चों के साथ घर के अंदर चली जाती है। मैं ये सारी बात अभी जाकर पूरे गांव वालों को बता दूंगी कि तुम पति पत्नी ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। देखो प्रिशा, तुम किसी से भी कुछ भी कहो, कोई भी तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। और हाँ, तुमने जो ये सारा जेवर पहन रखा है ना, इस सारे के सारे जेवर मेरी पत्नी गोमती के हैं। चलो
जल्दी से निकालो। हाँ, जल्दी से निकालो ये सारा जेवर। नहीं, ये धोखा है। मैं तुम्हारे साथ इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकती। प्रिशा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी वासु उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है। तुम यहाँ से भाग नहीं सकती प्रिशा, ऐसे कैसे चली जाओगी? हाँ? वासु उसे घसीटते हुए ले जाकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है और बाहर से ताला लगा देता है। अब तुम इस अंधेरे कमरे में ही बंद रहोगी, तब जाकर तुम्हारी सारी अकल ठिकाने आएगी। रुक जाओ प्रिशा। प्रिशा कमरे के अंदर रोती बिलखती रह जाती है और वासु वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं। वासु और गोमती प्रिशा को बहुत परेशान करते हैं। फिर एक दिन मौका पाते ही आधी रात को प्रिशा चोरी छिपे घर से बाहर निकलने लगती है। तभी वासु की नजर उस पर पड़ जाती है। तुम आधी रात को कहाँ भाग रही हो? अरे रुक जाओ, मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। प्रिशा उसकी बात सुनकर और तेजी से भागने लगती है। प्रिशा भागते भागते सुबह अपने मायके पहुंच जाती है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती। तभी सुजाता बाहर आती है। क्या हो गया बेटी, तुम इस हाल में यहाँ क्यों आई हो? माँ, इसने भी मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। वासु पहले से ही शादीशुदा है और वो अपनी बीमार पत्नी और बच्चों की सेवा करवाने के लिए मुझे धोखे से ब्याह कर ले गया था। तभी पीछे से उसका पीछा करता हुआ वासु भी वहाँ आ पहुँचता है। देखो माँ जी, ये प्रिशा बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती और घर का कोई काम नहीं करना चाहती, इसलिए ये बहाने बनाकर घर छोड़कर भाग आई है। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? घर के काम तो हर बहू बेटी को करने ही पड़ते हैं, फिर तुम ये कैसा बहाना कर रही हो? माँ जी, असल में इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तभी इतने में अंदर से मीनल और सानवी भी वहाँ आ जाती हैं। अरे जीजा जी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम तो कहीं टिक कर रहना ही नहीं चाहती। क्या तुम कहीं की महारानी हो जो तुम्हें सारे ऐशो आराम चाहिए? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो मीनल, ये तो हमारे ऊपर बोझ बनी पड़ी है। जहाँ भी जाती है वहाँ से भाग भाग कर वापस आ जाती है। जाओ तुम चुपचाप उनके साथ वापस। अगर वहाँ सौतन और बच्चे हैं तो क्या हुआ, तुम वहाँ नौकरानी ही बनकर रह लो, भला तुम्हें महारानी कौन बनाएगा? दोनों बहनें प्रिशा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती वासु के हवाले करने लगती हैं। हाँ, सही बात है। मेरी पत्नी गोमती इसके बदले में तुम दोनों को सोने का एक मोटा हार भी दे रही है। जैसे ही सुजाता सोने के हार की बात सुनती है, उसकी आंखों के सामने पूरी सच्चाई आ जाती है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो अपनी दोनों बेटियों को पीछे ढकेलती है और वासु के सामने तनकर खड़ी हो जाती है। अच्छा, तो तुम सब मिलकर मेरी बेटी का सौदा कर रहे हो? तुम मेरी सीधी साधी बेटी पर ये झूठे इल्जाम लगाना बंद करो और अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ वासु। अगर मेरी बेटी के पास दोबारा कभी वापस आने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हें सीधा राजा के पास ले जाऊंगी और ऐसी कड़ी सजा दिलवाऊंगी कि तुम्हारी पूरी पुश्तें याद रखेंगी। निकल जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से। अच्छा, तो मुझे राजा के पास ले जाना चाहती हो? ठीक है, अगर अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहती हो तो रखो। वासु गुस्से में वहाँ से चला जाता है। प्रिशा वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। पता नहीं तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है बेटी, सब तुम्हें धोखा ही दे रहे हैं। आज से ये घर फिर से तुम्हारा है। सुजाता प्रिशा को लेकर घर के अंदर चली जाती है। अरे, इस आफत से हमारा पीछा कब छूटेगा? ये तो हर वक्त घूम फिर कर हमारे ही गली आकर पड़ जाती है। अब हम दोनों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि ये हमारे घर से बाहर निकल जाए। अब देखो हम इसे कितना परेशान करते हैं। दोनों बहनें रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती हैं और उस दिन से प्रिशा को परेशान करने लगती हैं। धीरे धीरे प्रिशा बीमार रहने लगती है। माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, अगर तुम थोड़ा दवाई ला दोगी तो ठीक रहता। क्या करूँ बेटी, घर में सारे पैसे खत्म हैं और अब तो मेरे पास भी पैसे नहीं बचे जो मैं दवाई ला सकूं। अरे मीनल बेटी, तुम्हारे पास तो कुछ पैसे थे ना, जा अपनी दीदी के लिए दवाई ला दे। मैंने कोई पैसे मुफ्त में नहीं कमाए हैं, मैं बहुत मेहनत से पैसे कमाती हूँ।
मैं अपने पैसों की पाई भी इसे नहीं देने वाली हूँ। हाँ, और मैं भी नहीं देने वाली हूँ। ये दोनों सच में मेरी बहन है, जिसके लिए मैंने रात दिन जागकर इनके बीमार होने पर इनका इलाज किया, और आज यही बहनें मुझे देखना तक पसंद नहीं करती। हे भगवान, मुझे उठा लो, मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। प्रिशा बीमार रहने लगती है। पड़ोस की सुमित्रा ये सब देख रही होती है। इस बच्ची के साथ कितना बुरा हुआ, और हर वक्त ये बस रोती ही रहती है। मुझे इसके पास जाना चाहिए। सुमित्रा घर के अंदर आ जाती है और प्रिशा को उदास बैठा देखती है। क्या हो गया प्रिशा बेटी, तुम बहुत उदास लग रही हो। कुछ नहीं सुमित्रा काकी, सब ठीक है। क्या बताओ सुमित्रा बहन, जब से इसकी दूसरी शादी भी टूटी है, ये इतनी परेशान रहने लगी है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी का क्या करूं। आप चिंता मत करो बहन जी, अरे कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। सुमित्रा प्रिशा के पास बैठकर उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सुमित्रा हर वक्त प्रिशा के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, जिससे प्रिशा धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ये देखकर दोनों बहनें जल भुन जाती हैं। अरे, अगर ये इसी तरह सुमित्रा काकी से बात करती रही तो ये तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। हमें इसे परेशान करने में कितना अच्छा लगता है। हमें कुछ बड़ा करना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो बहुत बड़ी बन जाएगी, और फिर हमें इसकी सारी बातें सुननी पड़ेंगी। चलो, अब सुमित्रा काकी को हम दिखाते हैं कि क्या होता है। वो रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही सुमित्रा काकी अपने घर के बाहर आकर जोर जोर से चीखने लगती है। हे भगवान, मेरे घर में चोरी किसने की? किसी ने मेरे घर में चोरी की है। मीनल और सानवी तुरंत उनके पास आ जाती हैं। अरे काकी, मुझे तो लगता है कि आपके घर के सारे सामान, पैसे और धन ना मेरी बहन प्रिशा ने ही चोरी किए होंगे। आप उससे बहुत बातें करती थी ना, शायद इसलिए उसने ऐसा किया होगा। पर तुम दोनों को ये कैसे पता? अरे, वो हर वक्त उदास रहती है, और कुछ दिन अपने पति के पास रहकर जो आई थी ना, उसे अमीरी की हवा लग गई थी, इसलिए वो ऐसा कर रही है। दरवाजे पर खड़ी प्रिशा ये सारी बातें सुन लेती है। मैं कैसे बताऊं सुमित्रा काकी को कि उनके सारे धन और पैसे किसी और ने नहीं, बल्कि मेरी ही बहनों ने चुराए हैं, क्योंकि मैंने रात को उन लोगों को चोरी करते हुए देख लिया था, और अभी भी चोरी का धन मेरे ही घर में है। अगर मैंने कह दिया तो मैं अपनी बहनों की बुरी बन जाऊंगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। दोनों बहनें मुस्कुरा रही होती हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि चोरी किसने की है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। सुमित्रा काकी वहाँ से निकल पड़ती हैं और राजा के दरबार में पहुँच जाती हैं। आओ सुमित्रा जी, कैसे आना हुआ हमारे राज्य में, बताओ। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैं न्याय के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में चोरी हुई है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो मेरे राज्य में चोरी करे? लेकिन फिर भी अगर चोरी हुई है तो मैं चोर का पता करूंगा। लेकिन अगर तुम्हें धन दौलत चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारी चोरी का हर्जाना भरूंगा और बाद में चोरी करने वालों को सजा दूंगा। महाराज, मैं यहाँ कोई धन के लिए नहीं आई हूँ, और ना ही मुझे धन चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, प्रिशा के लिए इंसाफ। मैं कितने साल से देख रही हूँ, सुजाता अपनी छोटी बेटियों के लिए बड़ी बेटी से हमेशा सफर कराती है। आज मेरा मामला आया तो मैं आ गई। मुझे पता है चोरी किसने की है। तभी एक उड़ता हुआ तोता वहाँ आ जाता है। ये मेरा बोलने वाला तोता है, और इसने चोरी करते हुए देखा है कि चोरी किसने की है। महाराज, मैंने देखा है, चोरी करने वाली कोई और नहीं बल्कि मीनल और सानवी है। उन दोनों ने ही आधी रात को घर में घुसकर मेरी मालकिन सुमित्रा का सारा पैसा और जेवर चुराया है। क्या उनकी इतनी हिम्मत? सैनिकों, जल्दी से उनकी माँ और उसकी बहनों को यहाँ लेकर आओ। कुछ ही देर में सैनिक सुजाता, मीनल, सानवी और प्रिशा को लेकर वहाँ आ जाते हैं। महाराज, आपने बुलाया? महाराज, यही है उन दोनों चोरों की माँ। तुम्हारी बेटियों ने ही हमारी मालकिन का धन चुराया है। क्या? ये तोता तो बोलने वाला है।
यानी रात को ये वहीं पर था जब हम धन चुरा रहे थे। अरे मीनल, अब तो हम पूरी तरह से फंस गए। दोनों परेशान हो जाती हैं। तुम दोनों इस गांव की बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई भारी सजा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरे राज्य से निकल जाओ। आज के बाद यहाँ दिखाई भी मत देना। छोड़ दीजिए महाराज, गलती हो गई मुझसे, मैं ऐसा नहीं करूँगी। महाराज, मुझसे भी गलती हो गई। गलती नहीं, तुमने अपने बहन के भोलेपन का फायदा उठाई है। मुझे तुम लोगों का सारा सच पता है कि तुम लोगों ने क्या किया है। चले जाओ यहाँ से। सैनिक मीनल और सानवी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और तुम सुजाता, तुम्हारे लिए तो तीनों बेटियां बराबर होनी चाहिए थी, फिर तुमने अपनी प्रिशा बेटी के लिए यह कदम क्यों नहीं उठाया? राज, माफ कर दीजिए, मैं मजबूर थी अपनी बेटियों की मोहमाया में। महाराज, मेरी माँ को माफ कर दीजिए, इनसे गलती हो गई। नहीं बेटी, तुम्हारी माँ स्वार्थी हो गई थी, इसलिए अब से तुम इस राजमहल में ही काम करोगी, और तुम जैसी नेक लड़की की इस महल में बहुत आवश्यकता है। सुजाता आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, अब लगता है कि मुझे भी अब जीने की एक वजह मिल गई है। सुमित्रा काकी उनके सामने आ जाती है। हमेशा याद रखना प्रिशा, हर लड़की के लिए राजा, राजकुमार या प्रेम नहीं होता। हर लड़की को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। बहुत सारी स्त्रियां होती है जिनका ना विवाह हो पाता है, ना घर होता है, ना धन और ना परिवार। फिर उनको खुद का सहारा खुद बनना पड़ता है। ये मत सोचो कि विवाह सफल नहीं हुआ तो तुम जिंदा लाश हो और सबकी सुनोगी। लड़ो और जीतो। एक नारी कभी कमजोर नहीं होती, और ये भी जरूरी नहीं कि विवाह हमेशा लड़की की गलती से ही टूटे। प्रिशा उस दिन से राजमहल में काम करके अपना खुशी पूर्वक जीवन जीने लगती है।